महाराष्ट्र की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है, वो जरा फ्लैश कर दूं आपको, बता दूं जरा। देखिए, जनगण का मन, महाराष्ट्र की राजनीति से यह खबर। महाराष्ट्र चुनाव, फडणवीस से मिलने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष। तो क्या अब इस बार जो सीएम होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मिलने पहुंचे हैं देवेंद्र फडणवीस से। देवेंद्र फडणवीस ने कल नागपुर में एक बैठक भी की थी जिसमें कई बड़े नेता शामिल थे, और उस दौरान भी इस पर मंथन हुआ होगा कि इस बार क्या अपने सीनियर पार्टनर होने का हवाला देते हुए महाराष्ट्र में इस बात को कहा जाएगा कि अब शिंदे साहब अब इधर आने दीजिए कुर्सी। क्या कुर्सी को लेकर वहां कोई खींचतान दिखाई देगी, या पहले से इतनी समझदारी बन चुकी है कि क्या होने वाला है? अगर आप स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखें तो एकनाथ शिंदे भी ये कह सकते हैं कि देखिए मेरी सीटें, मैं कितने में लड़ रहा था और कितने में मुझे विजय हासिल हो रही है वो आप देखें। लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी का यहां कहना क्या होगा? वैसी ही सरकार दिखाई देगी जैसे अभी तक हम देखते आए हैं, या इसमें कोई बदलाव दिखाई देगा? आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरपी सिंह साहब, महाराष्ट्र में लोकेश जिंदल कह रहे हैं कि तमाम चीजें ऐसी जो भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों के खिलाफ दिखाई देती है, लेकिन जनादेश में वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। लोकेश जिंदल साहब शायद अभी भी चुनावी मोड में है, चुनाव खत्म हो चुका है। वो मुझे लगा था कोई सभा कर रहे हैं, जैसे कि वो सब बातें कर रहे थे। लोगों ने मैंडेट दिया है, आपने अपना पक्ष रखा, हमने अपना पक्ष रखा। लोगों को डबल इंजन की सरकार पसंद आई महाराष्ट्र के अंदर, और लोगों को ये अच्छा लगा कि जिस प्रकार से मोदी जी ने वहाँ पर पिछले कुछ सालों में मेहनत कर कर वहाँ पर राज्य की चिंता करी है। लगभग 10 लाख करोड़ रुपए पिछले 10 सालों में केंद्र की ओर से राज्य को मिला है, और प्लस वहाँ पर जो हमारी सरकार पिछले 2.5 साल की रही उसमें किस प्रकार से भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदार सरकार रही, और किस प्रकार से पहले हफ्ता वसूली की सरकार थी, लोगों ने ये भी देखा। तो अब उसको मैंडेट को मान लीजिए, जैसे हम झारखंड के मैंडेट को अगर ये देश का मानस रिफ्लेक्ट हो रहा है आरपी सिंह साहब, तो झारखंड में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा? मैं कह रहा, आपने मुझे टोक दिया, मैं झारखंड की बात पे आ गया था। झारखंड के अंदर हम मानते हैं कि हमारी हार है, और उसके कारण हम ढूंढेंगे क्या है, क्योंकि हमारी जो नीचे की ज़मीनी जो मशीनरी है, जो पार्टी का पूरा कैडर है, वो दोनों राज्यों में, जब सब राज्यों में एक जैसा काम करता है, वो यूपी में हो, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो झारखंड में हो, चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर, जो हमारा पन्ना प्रमुख से लेकर। आरपी सिंह साहब, एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन इस समय आ रहा है, जरा मैं उसको ले लूं, आपके पास दोबारा आता हूं। सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं, जरा देखें, उसके बाद रिएक्शंस लेते हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ है बात करने के लिए। सुप्रिया जी, महाराष्ट्र और झारखंड दो राज्यों की विधानसभा और कई राज्यों में उपचुनाव के नतीजे जो है वो सामने आ रहे हैं। क्या महाराष्ट्र का जो नतीजा है वो जो कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही थी वैसा नहीं दिख रहा है? बिल्कुल ऐसा सच है कि महाराष्ट्र में हम इससे बहुत बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करते थे। हमें विश्वास था कि हम बड़ी तरीके से जीत सकते हैं। हम लोगों के मुद्दे उठा रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे, महिलाओं की बात कर रहे थे, युवाओं की बात कर रहे थे, और महाराष्ट्र का जो नतीजा है वो बिल्कुल अप्रत्याशित है और डिसअपॉइंट करता है। लेकिन महाराष्ट्र का नतीजा झारखंड की जीत को ओवरशैडो नहीं कर सकता है। झारखंड में हमारी सरकार रिपीट हो रही है, अच्छे बहुमत से रिपीट हो रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उम्मीद और आशा की किरण है कि अगर आप काम करिएगा तो आपको लोग जरूर वापस वोट करेंगे। एक ये भी बात है कि उपचुनाव की भी पिक्चर बहुत मिली जुली है। यूपी में हमारा गठबंधन 2 सीटें जीत रहा है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के गढ़ में हम सीट जीत रहे हैं, वायनाड प्रियंका जी जीत रही हैं, कर्नाटक, राजस्थान में हम लीड कर रहे हैं बीजेपी के ऊपर। तो बहुत मिली जुली उपचुनावों की पिक्चर है, लेकिन ये 1 ऑल का स्कोर है। महाराष्ट्र जरूर आशा के विपरीत था, लेकिन झारखंड से हमें बहुत उम्मीद है, आशा, और सरकार रिपीट करने के लिए हम जनता का अभिवादन करते हैं। कभी कई नेता जो है, चाहे कांग्रेस की बात करें या दूसरी पार्टियों की बात करें, ईवीएम को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े। ईवीएम पर इस देश में व्यापक चर्चा होनी चाहिए, और वो जब वक्त होगा तो वो चर्चा जरूर होगी। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने चुनाव टाला, महाराष्ट्र में 3-3 इंस्टॉलमेंट जाने दिए उनकी योजना के, वो सारी चीजें थी। लेकिन आज मैं सिर्फ नतीजों पर और जो नंबर्स आए उस पर चर्चा करना जिस योजना का आप जिक्र करिए, एक अंतिम सवाल, जिस योजना का महाराष्ट्र में आप जिक्र कर रही है, कुछ ऐसी ही योजना झारखंड में मैया योजना चलाई जा रही थी। कि महिला वोटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है कि अगर आप महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं तो महिलाएं खुलकर आपके साथ खड़ी हो रही हैं, और शायद महिलाओं के लिए और मुखरता से और प्रमुखता से हम बात करेंगे। प्रियंका जी का सदन आना इस बात की उम्मीद बनाता है और बढ़ाता है कि हम इन विषयों पर महिलाओं को केंद्र बिंदु रख के और चर्चा करेंगे। धन्यवाद। तो क्या इस बात को, अभी मैं देख रहा था खासतौर से अमित आपके साथ चर्चा जब हो रही थी, पहले राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनके पास जाऊं, और अमित उसके बाद स्टैंड बाय रहिएगा, आपके पास आ रहा हूं। खास तौर से महिलाओं के लिए जो योजनाएं दोनों ही तरफ चलाई गई उसके बारे में जानने के लिए। लेकिन पहले राकेश, ये
अब ये जो सरगर्मियां बढ़ रही हैं मुलाकातों की, अब देखिए वो चार्टर और चॉपर के लिए अब कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये जरूर दिखाई दे रहा है कि इस बार क्या जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पिछली बार देवेंद्र फडणवीस के साथ नाइंसाफी हुई, क्या इस बार अब उनके साथ वो होगा जिसको लोग इंसाफ मानते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी वो उन्होंने बखूबी निभाई, ऐसा इन आंकड़ों से साफ प्रतीत होता है। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी जो है वो कई सारे सरप्राइजेस के लिए जानी जाती है। तो ऐसे में बीजेपी क्या फैसला लेगी वो तो उनके आला कमान जाते हैं, लेकिन हर कोई बीजेपी के महाराष्ट्र में जितने जो नेता हैं वो यही चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने जिम्मेदारी को बखूबी निभाया उनकी ताजपोशी इस मामले में हो। अब आंकड़े जो है उसको साफ दिखा गया। दूसरी तरफ अभी जो महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष है बावनकुले, वो भी अब सागर बंगले पे पहुंचे हैं देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए। आगे की जो रणनीति है, जो तैयारी है, उसको लेकर चर्चा होगी। कुछ जगहों पे जश्न की तैयारियां जो आपकी जब बात हो रही है खासतौर से वहां महाविकास अघाड़ी के लोगों से, तो वो इसको मैंडेट के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं या उनको गड़बड़ नजर आ रहा है? क्योंकि अभी मैं देख रहा था संजय राउत ट्वीट कर रहे हैं कि ये कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल, देखिए अब मैंने जिन लोगों से अब तक बातचीत की वो तो बस इसी भरोसे पे है कि 2 बजे के बाद जो है वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, उनके फेवर में आंकड़े आ जाएंगे। जब लेकिन जहां पे वो खुद लीड कर रहे हैं उनसे जब ये पूछते हैं कि भाई 2 बजे के बाद तो आपका भी ट्रेंड चेंज हो सकता है और आप भी जो है लीड से ट्रेलिंग कर सकते हैं, तो वहां पर उन्हें वो बात जो है अखर जाती है। तो कहीं ना कहीं खुद की जीत जो है वो जीत नजर आ गई है, लेकिन दूसरे की जो जीत है उसको कहते हैं कि यह आंकड़ा बदल सकता है। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के देख रहे हैं आप, वहां मुलाकात कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ। बहुत सारी चीजें ऐसी जो तेजी के साथ बदल रही हैं, बदलता परिदृश्य लगातार हम आपको बता रहे हैं। लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी, जनादेश, मोदी मैजिक और उधर आप देखिए एंटी इनकम्बेंसी के होने के बावजूद कथित तौर पर एक बार फिर से झारखंड में सरकार की वापसी। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अमित, इसमें ये चर्चा लगातार हो रही है और मैं सुन रहा हूं कि महिलाओं के संदर्भ में जो काम किए गए, खासतौर से उधर महाराष्ट्र में भी यही पे कर रहा है वहां की रूलिंग पार्टी को, और यहां की रूलिंग पार्टी को भी वही पे कर रहा है जो उन्होंने मैया योजना नाम से महिलाओं के लिए लागू किया। क्या ये अकेला वो फैक्टर है जिसको डिसाइसिव माना जाए या वन ऑफ द फैक्टर्स है ये? नहीं, देखिए मुझे लगता है वन ऑफ द फैक्टर है, लेकिन ये बड़ा फैक्टर है। इसको आप अगर नंबर में डालेंगे कि 1, 2, 3, तो मुझे लगता है टॉप 3 में ये है, क्योंकि महिलाओं ने डिसाइड किया है दोनों जगहों में। ये सुबह से भी बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है जैसे महाराष्ट्र की बात करिए, महाराष्ट्र में इस योजना के अलावा जो एक पूरी तरह से जो बदलाव हुआ, जो एक नाराजगी थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, और इस बात को लेकर नाराजगी थी कि अजित पवार को क्यों जोड़ा, बहुत सारी चीजें थी। खबर फ्लैश कर दूं, वो खबर अब जरा दर्शकों को दिखा दूं, उसके फौरन बाद फिर से आता हूं आप लोगों के पास। ये देखिए एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट चुनाव से जुड़ा हुआ आपकी स्क्रीन पर, टाइम्स नाउ नवभारत। शिंदे गुट के नेताओं का लगातार ये बयान आ रहा है कि एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनना चाहिए। जाहिर है ये आपको देखने को मिलेगा। इतना प्रेशर तो पॉलिटिक्स में जायज है ही कि एकनाथ शिंदे के जो सहयोगी हैं, उनके अपने नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि शिंदे साहब को ही एक बार फिर से सीएम बनना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र जारी कर रही थी तो अमित शाह ने बहुत स्पष्ट कहा था कि हम जो महायुति के तमाम धड़े हैं साथ में बैठेंगे और उसके बाद तय होगा सीएम कौन। जरा देखिए क्या कहा गया। बहुत बड़ी जीत के तौर पर अभी तक दिख रही है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, मुख्यमंत्री चेहरा भी वहां से निकलने की उम्मीद है, जैसा कि पहले बयान आ रहे थे। क्या कहेंगे? महायुति निर्णय लेंगी, महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे, लेकिन मुझे लगता है मेरा नेता एकनाथ शिंदे साहब है, वो मुख्यमंत्री होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं महायुति के एक तरफा हैं, मतलब किसी कॉम्प्रोमाइज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। विपक्ष कह रहा है कि हम इस पर भरोसा अभी भी नहीं करते। गिरे तो भी टंगड़ी ऊपर, टांग ऊपर, ऐसे लोग कहते हैं। वैसे उनकी हालत है, उनकी जो लेवल है, उनकी जो योग्यता है, वो महाराष्ट्र की जनता ने दिखाई है। एक अहम बात मैं पूछना चाहूंगी कि जहां पर अजित पवार हैं, एकनाथ शिंदे हैं, देवेंद्र फडणवीस से अपनी स्ट्राइक रेट से काफी ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, वहीं आदित्य ठाकरे का जो स्ट्राइक रेट है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है, और संजय राउत कह रहे हैं कि 2 बजे के बाद कहानी बदलेगी। वो देखो, वो गिरने वाले हैं। लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी के बाद उनकी शिवसेना कौन आगे ले जा सकता है, उसका उत्तर एकनाथ शिंदे लोगों ने दिया है। संजय राउत क्या कहता है, वो तो शरद पवार की भाषा बोलता है, सोनिया गांधी की भाषा बोलते हैं। वो क्या कहता है, हमसे उससे लेना देने, लोगों से लेना दे। लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। एक आखिरी सवाल कि सरकार कितने दिनों में फॉर्म होगी? शपथ विधि का आरंभ हमें कब देखने मिलेगा? जल्द ही सरकार बैठेंगी और शपथ विधि जल्दी होगा, आपको सबको इन्विटेशन मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। जॉर्ज के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए थाने से।
और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं बृजमोहन, जो कि नेता हैं शिवसेना के, अजीत गुट के। बहुत स्वागत है आपका। और पहले तो आपको बधाई, लेकिन ये जो कहा जा रहा था, आपके नेता बहुत महसूस कर रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे जैसी बातें महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए। अब तो आप शुक्रिया कर रहे होंगे योगी जी का। देखिए, हमारा तो आदरणीय अजीत दादा पवार ने भी उस समय कहा था और आज भी हम लोगों का इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट सोच है कि हम लोग मतदाता में किसी भी प्रकार का धर्म, जाति या लिंग भेद का अंतर नहीं करते। हमारे लिए सभी मतदाता आदरणीय मतदाता हैं और हम लोग सारे मतदाताओं के लिए सोचते, तो उसमें सभी धर्म, जाति और लिंग के लोग आते हैं। मैं सोचता हूँ इसी बात को हम लोगों ने कहा था और जनता ने भी उस बात को स्वीकार किया। ऐसा नहीं है, आप देखिए जिस प्रकार से वोट मिले हैं हमारे महायुति के प्रत्याशियों को, इसमें सभी धर्म और जाति के लोगों के वोट हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात जो हम लोगों ने कही थी, आज भी हम लोग अपनी उस बात पे बिल्कुल स्टैंड करते हैं, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसी विचारधारा को लेकर जनता के बीच में थी, है और रहेगी। नहीं, लेकिन अगर मैं इसको भी समझ लूं, क्योंकि फैक्टर समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी समझ लूं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। महाराष्ट्र में ये कितना बड़ा फैक्टर बन के निकला। हमारे साथ हर्षवर्धन भी जुड़ रहे हैं अब इस चर्चा में, हमारे साथ राजगोपालन सर भी लगातार चर्चा में जुड़े हुए हैं, अब निजेश जी भी हमारे साथ अब आ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं आपका। बटेंगे तो कटेंगे को लेकर खुद महायुति के कई नेताओं में एप्रीहेंशन था कि कहीं एक बैकफायर न कर जाए। अब कम से कम उनको ये मानना चाहिए कि ऐसा नहीं है, और ये बल्कि हो सकता है कि ये जो इतनी मेहनत विक्ट्री दिखाई दे रही है अपनी निजेश जी, उसके पीछे बड़ा फैक्टर ये हो। दिनेश जी, दो बातें। एक तो ये कि बटेंगे तो कटेंगे, नारा वहाँ पर एक है तो सेफ है। ये सिर्फ नारा नहीं, लोगों के भीतर जो वास्तव में पिछले दिनों की जो घटनाएं थी उससे जिस तरीके की भावनाएं आ रही थी वो सामने आई हैं, पहली बात। दूसरी बात, 2019 के चुनाव में जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार ने बीजेपी और शिवसेना को जनादेश दिया था, और सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर की पद पाने के लिए अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे अलग हुए, तो आज महाराष्ट्र की जनता ने उसका जवाब दिया है। महाराष्ट्र की जनता जब ये मैंडेट दे रही है तो झारखंड के संदर्भ में इसको कैसे एक्स्ट्रापोलेट करना चाहिए ये भी मैं समझूंगा, लेकिन इधर आपको ये भी बता दूं, चंदन कियारी विधानसभा, वहां पर 6th राउंड तक अभी अमर कुमार बावरी भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रहे हैं। उधर मुजफ्फरनगर में, मीरापुर में देख लीजिए क्या है, राउंड 6 चल रहा है। उधर आरएलडी के जो उम्मीदवार हैं वहां मिथिलेश पाल आगे चल रहे हैं। आरएलडी के 17,512 वोटों से अभी बताया जा रहा है कि वो आगे हैं। और इस बीच एक ट्वीट भी आ गया है, वो भी आपको बता दूं, आचार्य प्रमोद कृष्णम का ट्वीट है, महाराष्ट्र को MBA का बेमेल बेतालमेल निकाह कबूल नहीं। निकाह कबूल नहीं लोकेश जिंदल जी, बेमेल बेतालमेल का निकाह। देखिए, अब तो रिजल्ट आने के बाद में इस तरह की टिप्पणियां होती रहेगी। अरे इन टिप्पणियों को गंभीरता से लेना चाहिए कांग्रेस को। ये वो लोग हैं जो कांग्रेस को इनसाइड आउट जानते हैं। प्रमोद कृष्णम, देखिए, बिल्कुल, मैं इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि संगठन को और मजबूत होने की आवश्यकता है, अनुशासन की आवश्यकता है, और प्रत्येक परिणाम को की समीक्षा करना आवश्यक है, और उसमें बार बार किन पहलुओं पर सुधार लाना चाहिए, इन पहलुओं पर ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता है, समझ में नहीं आ रही हैं साल दर साल, या आपको लगता है कि बड़ी बड़ी सामान्य सी बातें हैं जो समझने की और काम करने की हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। मैं आपसे जानूंगा, लेकिन हर्षवर्धन कैसे देख रहे हैं आप ये पूरी स्क्रीन? झारखंड भी है, महाराष्ट्र भी है, इस बीच एक अहम खबर आ रही है, जरा वो फ्लैश कीजिए। ये झारखंड से जुड़ा हुआ अपडेट आपके सामने रख रहा हूं, वो देख लीजिए। झारखंड रुझान पर रुझान कीजिए इसको, बाबूलाल मरांडी, ये रुझान है, नतीजे कुछ और होंगे क्या? अब भी चीजें कुछ और कंसोलिडेट होंगी, ये सोचा जा सकता है क्या झारखंड के बारे में? हर्षवर्धन, देखिए, मुझे लगता है कि जो परिणाम हैं वो बहुत साफ साफ बता रहे हैं कि रणनीति क्या काम करती है और क्या नहीं काम करती है। एक तो ये, हर्ष, आपको थोड़ी देर के लिए रोकूं, बाबूलाल मरांडी क्या कह रहे हैं जरा वो सुन लीजिए। बाबूलाल मरांडी हमारे साथ है। सर, जो रुझान आ रहे हैं किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी तो तुरंत हुआ है, अभी 2-3 राउंड का चुनाव काउंटिंग हुआ है, आगे काउंटिंग पूरा होगी। अब दोपहर के बाद आते आते आप देखेंगे फिर पिक्चर साफ हो जाएगी। अभी भी उम्मीद है? बिल्कुल 100% उम्मीद है। कैसे लग रहा है ये? नहीं, मैं कह सकता हूँ ना, अभी तो काउंटिंग प्रारंभ ही हुआ है, उसके बाद थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, ठीक है? बिल्कुल। तो देखिए, बाबूलाल मरांडी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के, और उनको अभी भी ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो अभी रुझान, और इसमें अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ पॉलिटिक्स है, क्योंकि पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है
कि जब तक आखिरकार सील ना हो जाए मामला तो कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। असल में छोटे राज्यों में आप ये भी देखें कि इंतजार करना कई बार पॉलिटिकल पार्टीज ठीक इसलिए समझती हैं क्योंकि मार्जिन का सवाल होता है। और क्या झारखंड के मामले में ये वाकई अब भी भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद दे रहा होगा हर्ष? नहीं, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उम्मीद करेगी, उम्मीद करना चाहिए, हर पार्टी को करना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों राज्यों को आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, उसका रिस्पांस जो है एक है तो सेफ है का नारा दिया। लेकिन इसका जो बेसिक है जरा उसको समझिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस तरह से महाराष्ट्र में काम करता है, जिस तरह से झारखंड में काम करता है, इन परिणामों के बावजूद मैं कह रहा हूं उसको आप जरा ध्यान से देखिए। जिस विदर्भ में कहा जा रहा था कि लोकसभा में जिस तरह के परिणाम आए भारतीय जनता पार्टी आउट हो गई, वो तो बचने वाली ही नहीं। मराठवाड़ा और विदर्भ को लेकर कहा जा रहा था कि ये महाविकास अघाड़ी को लीड दे देंगे। मैं पहले दिन से इस पर स्टिक कर रहा था कि महायुति में सिर्फ शिवसेना और भाजपा मिलकर 145 प्लस होंगे, अजीत पवार अतिरिक्त तो होंगे। ये मैं लगातार कह रहा था। क्यों कह रहा था? क्योंकि जिस सोशल इक्वेशन की बात करते हैं वो सोशल इक्वेशन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया और उन्होंने उसको एक तरह से कहें कि फिर से दुरुस्त किया। दूसरी जो बात है वो जिसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, जो लोकसभा चुनाव में दिखा था, महाराष्ट्र में वो अपने आप उन्होंने ठीक किया। जो उस वक्त के बयान थे, भाजपा नेताओं के बयान थे, और अभी आप देखिए देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि वोट जिहादिस्ट और एनार्किस्ट से लड़ने के लिए हमें संघ की आवश्यकता है। झारखंड में क्या हुआ? आपने हेमंत सोरेन पर हमला किया, उनको भ्रष्टाचारी बताने की कोशिश की, वो काम नहीं किया। हेमंत सोरेन के साथ क्या एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी, लेकिन फिर बाद में सिंपैथी ने, उनके साथ जो सिंपैथी है उसने एंटी इनकम्बेंसी को नल कर दिया। क्या? लेकिन पुलकित नागर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके पास चलते हैं मीरापुर का हाल जानने के लिए। आरएलडी ने वहां से यह भी कहा था कि यहां बाहर के लोग बुलाए गए हैं, मदरसों में ठहरे हुए हैं, असलहे के साथ आए हैं और वोट की जो प्रोसेस है उसमें व्यवधान डाल रहे हैं। पुलकित हमारे संवाददाता वहां से जुड़ रहे हैं। अब तो मार्जिन ठीक ठाक लग रहा है अभी तक पुलकित, और लग रहा है आरएलडी सीट निकाल लेगी। देखिए, लग ऐसे ही रहा है। 6 राउंड हो चुके हैं और 17,000 वोटों से आगे चल रही है आरएलडी, और अभी 24 राउंड, टोटल 24 राउंड होने हैं। और आरएलडी के लिए ये सीट बचानी एक साख की वजह भी है। उसकी वजह ये है कि अगर आरएलडी ये सीट नहीं बचा पाती है जो उसने 2022 में सपा के साथ मिलकर जीती थी, तो कहीं ना कहीं इस इलाके में अगर मुजफ्फरनगर बेल्ट की बात की जाए तो मैसेज गलत जाएगा आरएलडी के लिहाज से। तो इसीलिए, लेकिन आगे आरएलडी जिस तरीके से चल रही है तो लग रहा है कि उसके पक्ष में नतीजे आ जाएंगे कुछ घंटे बाद। समाजवादी पार्टी का खेमा जिस तरह का दावा कर रहा था, हालांकि करहल से उनके लिए खबर ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देखें, खासतौर से लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद का कॉन्फिडेंस और अभी जो चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। मनीष हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं करहल से ही। मनीष, करहल में जाहिर है करहल के अलावा की चर्चा भी बहुत हो रही होगी, क्या क्या सुन रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल दिनेश, करहल की चिंता शायद अखिलेश यादव को कम है क्योंकि सैफई उनका गढ़ माना जाता है और सैफई के बगल की ये सीट है। लेकिन चर्चा बाकी जगह की ज्यादा हो रही है। मीरापुर की चर्चा हो रही है, खासतौर पर कुदरकी की चर्चा जोरों पर है। कुदरकी पे समाजवादी पार्टी ये मानकर चलती है कि उसका गढ़ रहा है और मजबूत गढ़ रहा है क्योंकि माइनॉरिटी वोट बैंक वहां पर अच्छी खासी तादाद में है। तो ऐसे में मीरापुर जो कुदरकी सीट है वो झटका समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा हो सकता है, ऐसी संभावना समाजवादी पार्टी के नेता भी जता रहे हैं। इसके अलावा फूलपुर से भी समाजवादी पार्टी को उम्मीदें थी। खैर में कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन वहां पर बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहा है। थोड़ी सी अभी तक ईवीएम को लेके तो बात नहीं सुन रहे हैं ना आप? वहां नई सीट से जरूर आ रही है जहां पर शोभावती वर्मा अभी आगे चल रही है, जो कि समाजवादी। जी दिनेश, ईवीएम को लेकर अभी ठीकरा फूटना शुरू तो नहीं हुआ? देखिए, अभी बहाने तलाशे जाएंगे, अभी बहुत जल्दबाजी है क्योंकि उम्मीदें अभी बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसे में जो रुझान आ रहे हैं, जो अभी तक की जो राउंड की मतगणना हुई है उसके हिसाब से अभी चीजों को आगे समय के लिए थोड़ा सा होल्ड किया गया है। लेकिन बहाने का राजगोपालन सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, प्रशासन पर ये मैंडेट जो है, ये मैं अभी तक जो देख रहा हूं एनालिसिस चर्चा का, भारतीय जनता पार्टी और उनका खेमा झारखंड को भी मैंडेट के तौर पर सहर्ष स्वीकारता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरे खेमे में अभी भी ईवीएम कुछ गड़बड़ है, इस तरह की चर्चा सुन रहा हूं। ये हमेशा रोना धोना का बात है। कम से कम मुझे एक चीज भैया, कांग्रेस विचारधारा बदल दिया है, इसीलिए ठोक रहे 2024 से 2014 से 2024 तक 10 साल
कांग्रेस प्रो मुस्लिम प्रो लेफ्ट पार्टी हो गया। ये लोकेश जिंदल मानेगा नहीं मानेगा पता नहीं है, लेकिन बिल्कुल कांग्रेस का विचारधारा बदलेंगे, जमीन पर हकीकत दिखाएगा। लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। महाराष्ट्र तो एकदम बीजेपी सेफ, कांग्रेस साफ हो गया उधर। तीसरी बात है, इसका असर दिल्ली इलेक्शन में पड़ेगा, बिहार इलेक्शन में भी पड़ेगा, अगले साल 2025 लेकिन में। सर झारखंड देखने के बावजूद आप ये क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस साफ होगा? इससे मुरली जिली है उधर, तो दोनों जगह पर राहुल गांधी नहीं किया है। हर्षवर्धन मुझे समझ में आएगा वो रांची में कांग्रेस एक अहम बैठक करने वाली है। एक अनाउंसमेंट ये कर दूं मैं खबर का, रांची में कल कांग्रेस की अहम बैठक, और उस बैठक में क्या मंथन होगा? जाहिर है ये होगा कि इसमें हम अपना शेयर कितना क्लेम करें, किन किन चीजों को लेकर हम क्लेम करें। जाहिर है अपने पार्टनर से ये बात करने के पहले ये विचार मंथन होगा। यहां आप देख रहे हैं रांची में कांग्रेस की कल अहम बैठक। हमारे साथ राजेश ठाकुर भी जुड़ रहे हैं, अब एक्स स्टेट प्रेसिडेंट हैं। लेकिन गुलाम मीर क्या कह रहे हैं, जिन्होंने कहा था घुसपैठिए तक को सिलेंडर देंगे? मगर जैसे हमने लगातार कहा कि हमारी गठबंधन की सरकार ने बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश की, लोगों को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की थी, खासकर महिलाओं को। उसका रिस्पांस पोलिंग में भी दिखाई दिया, और वो रिस्पांस आपको इस वक्त भी तकरीबन दिख रहा है। और लेकिन जो अर्बन सीट की अगर बात करें, बोकारो धनबाद में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। आप देखिए ये ट्रेंड आप देख लीजिए, जो ट्रेडिशनल अभी तक बीजेपी के गढ़ माने जाते थे, एक भावना बनी हुई थी कि अर्बन एरियाज में बीजेपी होती है, तो वो आपको आज के रिजल्ट्स में वो ट्रेंड बदलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि उन्हें देखा कंटिन्यू बीजेपी कहाँ तक। म्यूनिसिपैलिटी में तो प्रधानमंत्री आता है, पंचायत में तो प्रधानमंत्री आता है, तो कुछ अचीवमेंट्स तो उनको नहीं मिले। जो वहाँ व्यापारी तबका है, छोटे और स्मॉल मीडियम व्यापारी है, वो सबसे ज्यादा कमर तो उनको टूटा है। जो मोदी साहब की पॉलिसीज रही, जीएसटी का रहा, या तो अब जाहिर है यहां से आगे की बात होगी। हालांकि अभी भी इंतजार किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसको कंसोलिडेटेड मत मानिए, अभी जो रुझान दिखाई दे रहे हैं झारखंड के हिसाब से। लेकिन आप देख रहे हैं सरगर्मियां बढ़ गई हैं। रांची में कल बैठक होने वाली है। बैठक को लेकर जाहिर है सब ये समझना चाहते हैं, प्रीटेक्स्ट तो सब जानते हैं कि सरकार में स्टेक क्लेम किसका कैसे होगा, इसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन रंजीता, क्या खबरें मिल रही हैं आपको? क्योंकि इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई होगी कि कांग्रेस इस जीत को और इस जीत को विद इन द कैंप अपने स्टेक को लेकर क्या क्या बातें कर रही है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए थोड़ी बेहतर स्थिति जरूर बन रही है, क्योंकि झारखंड ने इज्जत बचा ली है। झारखंड में एक बार फिर गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। कांग्रेस हालांकि एक बड़े भाई की भूमिका में नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन जिस तरह का लग रहा था, लगभग उसी तरह का प्रदर्शन कांग्रेस झारखंड में करती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के नतीजे को लेकर जरूर निराश है, वायनाड की जीत को लेकर कांग्रेस में खुशी, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा अब संसद में दिखेंगी। झारखंड को लेकर क्या रणनीति है? कल विधायक दल की बैठक रांची में बुलाई जाएगी, इस तरह की खबर निकल कर आ रही है। वहीं जो 3 ऑब्जर्वर कांग्रेस ने नियुक्त किए थे अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र में भी किए थे, झारखंड में भी किए, तो ऑब्जर्वर से अभी हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि क्योंकि आज पूरा दिन जो है वो रोक रहा हूं जरा, देवेंद्र फडणवीस देखिए लगातार फोन पर हैं। बड़ा एक स्ट्राइक रेट अभी तक के हिसाब से, अगर आप ये माने जो रुझान है, अगर वो नतीजों में बदल जाते हैं तो 86% का स्ट्राइक रेट ये दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र के संदर्भ में। यहां पर 149 सीटों पर लड़ी है कुल भारतीय जनता पार्टी, और 128 पर आगे चल रही है, और 86% का स्ट्राइक रेट। जाहिर है देवेंद्र फडणवीस के पास खुश होने का बड़ा मौका है ये, लेकिन साथ में बहुत सारी चीजें उनको आगे के हिसाब से अब यहां से व्यवस्थित करते भी चलनी है। और यही सरगर्मी आप देख रहे हैं यहां स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर ये एकदम ताजे शॉट्स हैं, लाइव आ रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसमें आप देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस लगातार फोन पर व्यस्त हैं। क्या बात हो रही होगी इसको लेकर बहुत सारे लोग कौतूहल में भी होंगे, और बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि एक्चुअली जो बात चल रही है वो क्या हो रही है। आपको मैं इसकी तर्जुमानी करवाऊंगा, अपने रिपोर्टर से के पास जाऊंगा, अमित को खासतौर से स्टैंड। अगर अमित मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनके पास मैं जाना चाहूंगा, लेकिन इस बीच शिवानी मेरे साथ जुड़ रही हैं। शिवानी के पास क्या अपडेट है, आइए उनके पास चलते हैं। शिवानी, बिल्कुल सीधी तस्वीरें आपको एकनाथ
एकनाथ शिंदे के घर के बाहर दिख रही है, नरेश मस्के नजर आ रहे हैं मिठाइयां खिलाते कार्यकर्ताओं को। और साफ तौर पर ये महत्वपूर्ण तस्वीरें इसलिए भी है क्योंकि भाजपा के लिए ऐतिहासिक पल महाराष्ट्र में है, पहली बार इतनी बड़ी विजय। और एकनाथ शिंदे का स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे तो लोकसभा में भी ज्यादा था और फिलहाल विधानसभा के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें भी जो मिठाइयां खिलाने का सिलसिला है ये काफी ज्यादा बड़ा हुआ है। कार्यकर्ता जो है वो झंडे लेकर यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्टी का झंडा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। विजय मंत्र जो है वो लोगों को बांटते हुए नजर आएंगे। नरेश मस्के से मैं एक बार एक सवाल लेना चाहूंगी। नरेश जी, मिठाइयां खिला रहे हैं आप कार्यकर्ताओं को मिठाइयां खिला रहे हैं, ऐतिहासिक जीत है, स्ट्राइक रेट बेहद ज्यादा है। ये देखो, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजीत दादा, मंत्रिमंडल के उनके सहकारी, हमारे आमदार लोग और हमारे महायुति के कार्यकर्ता पदाधिकारी, उन्होंने जो काम किया है हमारे सरकार में, जो काम किया है युति के महाराष्ट्र के हर एक स्तर के लिए काम किया है, उसकी ये जीत है। मुख्यमंत्री ये सवाल पूछिए जल्दी। हमारा नेता, मेरा नेता एकनाथ शिंदे साहब है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मुझे लगता है मेरा नेता मुख्यमंत्री होना चाहिए। चलिए, बहुत पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। मुझे लगता है मैं अपने नेता को ही मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं। लेकिन राजेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं उधर। चलिए झारखंड भी देखते चले हम। राजेश ठाकुर प्रेसिडेंट रहे हैं कांग्रेस के झारखंड के भीतर, तो वो इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं? और वहां खास तौर से एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कल्पना सोरेन का पीछे चलना, 4 मंत्रियों का जो रहे हैं अभी सरकार में, उनका पीछे चलना, क्या ये दिखाता है कि एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त रही है? वो तो एक सिंपैथी रही हेमंत सोरेन के लिए, जिसके चलते यहाँ पर स्थितियां